हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स बाय जयपाल सर। जी हाँ, ब्लड काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड 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 आज हम बात करेंगे इसी ब्लड के बारे में। और आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आपको ब्लड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप बने रहे हमारे साथ। आपको ये 30 मिनट के वीडियो के बाद में आपको ब्लड से एक भी सवाल मिस नहीं होगा, ऐसी हमारी गारंटी है आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्लड। अब सबसे पहले सवाल आता है, ब्लड कहते किसे हैं, रक्त कहते किसे हैं। देखिएगा, रक्त की एक सिंपल सी परिभाषा होती है। रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। साथ साथ में से क्या है, तरल को क्या कह सकते हैं, फ्लूइड। संयोजी को क्या कह सकते हैं अपन, कनेक्टिव। और उत्तक को क्या कह सकते हैं, टिश्यू। तो ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है एक प्रकार का, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को और CO2 को लाने ले जाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन और CO2 से क्या मतलब है, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को तो हमारी कहाँ पहुंचाएगा, ऑक्सीजन प्लस पोषक पदार्थों, इनको तो पहुंचाएगा आपके सेल तक यानी कोशिकाओं तक। और CO2 वह अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ पहुंचाएगा, सेल से बाहर। सेल से बाहर यानी हमारे कोशिकाओं से बाहर पहुंचाएगा। और कोशिकाओं से जब ये बाहर पहुंचेगा तो ये हमारे शरीर से भी बाहर जाएगा। यहाँ अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ वह पदार्थ जो हमारे शरीर में किसी काम के नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ। जैसे कि पसीना हो गया, CO2 होगी, हमारा जो विभिन्न प्रकार के भोजन के पोषक पदार्थों को अपन सोखने के बाद जो बचा हुआ मल, वो भी क्या कहलाता है, अपशिष्ट पदार्थ। तो यहाँ पे इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी सिंपल सी परिभाषा की, रक्त किसे कहते हैं। सिंपल सी एक परिभाषा होती है, रक्त हमारे शरीर में बहने वाला लाल रंग का गाढ़ा द्रव क्या कहलाएगा, रक्त कहलाएगा, अर्थात ब्लड कहलाएगा। हमारे शरीर में बहने वाला लाल रंग का द्रव क्या कहलाएगा, ब्लड कहलाएगा। अब बात करते हैं ब्लड, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड कितना होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति में कितना ब्लड होना चाहिए, 5 से 6 लीटर। हमारे साथ साथ बोलते रहिए, आप घर पे हैं चाहे अकेले हैं कहीं पे भी है, ईयरफोन लगा के हमारे साथ साथ रिपीट करते रहिए। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड कितने लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। अब इसके एवरेज निकाले तो 7 से 9% एवरेज। अर्थात जैसे कि किसी व्यक्ति का वजन है 60 kg, तो उसका 7 से 9% यानी कि लगभग उस व्यक्ति में अगर 10% होता तो सीधा सीधा 6 किलो 6 लीटर, और अगर 9% है तो 5.4 यानी लगभग अगर 60 kg के व्यक्ति में कितना रहेगा, 5.5 लीटर रक्त उपस्थित होगा। ये तो है एक सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त उपस्थित होता है, कितना होगा, 5 से 6 लीटर। काफी बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। फिर है ब्लड का पीएच मान। ब्लड का पीएच मान क्या होगा, देखिएगा। पहली बात तो पीएच मान नाम आया है तो पीएच किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे पीएच मान की। ब्लड का पीएच मान होता है आपके 7.4। अब ये 7.4 आया तो इसको क्या कहेंगे, क्षारीय, अम्लीय या फिर उदासीन। तो देखिए इसको कहते हैं हल्का क्षारीय, अर्थात बेसिस कहते हैं। अब देखिए पीएच एक प्रकार की स्केल होती है जिसमें 7 नंबर, 0 नंबर और 14 नंबर। 7 नंबर वाले को कहते हैं अपन उदासीन, अर्थात ये न तो अम्लीय होता है नहीं क्षारीय होता है। ये कहलाता है आपके अम्लीय, ये कहलाता है आपके क्षारीय। अर्थात 7 से 0 की तरफ आने पर अम्ल का मान बढ़ता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखना। अगर मैं कहूं कि एक वस्तु है जिसका पीएच मान 2 है और एक वस्तु है जिसका पीएच मान 5 है, तो इसमें से कौन सी वस्तु ज्यादा अम्लीय होगी, तो कौन सी वस्तु ज्यादा अम्लीय होगी, अम्लीयता का मान 0 की तरफ आने पर बढ़ता है, अर्थात 2 क्या होगी, ज्यादा अम्लीय होगी। इसी प्रकार रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4, अर्थात ये क्या है आपके हल्का क्षारीय है। अब है
पीएच स्केल की खोज किसने करी है? पीएच स्केल की खोज किसने करी है? 1909 के अंदर सोरेनसन ने, एक सोरेनसन नामक व्यक्ति था। सोरेनसन यानी कि आपको याद है रखना, एक सोता हुआ व्यक्ति था जो हर एक वस्तु खाता था का उसको पता रखना था कि ये अम्ल है, खट्टी है या फिर कड़वी है। उसको पता करने के लिए उसने एक स्केल का निर्माण किया। सोते हुए व्यक्ति ने स्केल का निर्माण किया, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल की खोज करने वाले को क्या कहेंगे? सोरेनसन। अब बात करते हैं पीएच स्केल कहते किसे हैं? पीएच स्केल हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक लघु गुणकता को क्या कहेंगे? पीएच स्केल। अर्थात हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक लघु गुणकता को क्या कहते हैं अपन? पीएच स्केल। ये इसके सिंपल से, अब ये पीएच स्केल बीच में आया इसका मान, इसलिए अपन इसके बारे में बात करिए। अब अपन बात करते हैं पीएच स्केल के बाद में इसके निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण कहाँ पे होगा रक्त का? देखिएगा, रक्त दो तरह से निर्माण होता है इसका। एक तो जब ये बच्चा शिशु अवस्था में रहता है तब इसका निर्माण अलग जगह पे होता है, और ये जब पूर्ण रूप से एक तो होता है, अब देखिएगा निर्माण एक तो होता है आपके जब ये बेबी रहेगा, बच्चा बेबी रहेगा तब, और एक आता है एडल्ट। दो अलग अलग जगहों पर। अब ये बेबी रहेगा तब तो इसका निर्माण कहां पर होगा? कहां पर होगा बताइएगा? स्प्लीन में, SPLEN, स्प्लीन अर्थात पलीहा में। कहां होगा? पलीहा में। और जब एडल्ट हो जाएगा यानी वयस्क व्यक्ति में इसका निर्माण, रक्त का निर्माण कहां पर होगा? रेड बोन मेरो अर्थात लाल अस्थि मज्जा में। कहां पर होगा? लाल अस्थि मज्जा में। जब सामान्य व्यक्ति रहेगा उसमें रक्त का निर्माण सामान्य व्यक्ति में तो कहां रहेगा? लाल अस्थि मज्जा के अंदर। जबकि बेबी के अंदर जो शिशु है, जो गर्भ के अंदर है, उसमें कहां रहेगा? प्लीहा में अर्थात स्प्लीन में। अब देखिए यहाँ पर लाल अस्थि मज्जा में क्यों नहीं हो रहा है बेबी के अंदर? क्योंकि जब ये शिशु रहेगा उसके अंदर रेड बोन मेरो उपस्थित नहीं होती है, जिसकी वजह से रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बेबी के अंदर, स्प्लीन के अंदर अर्थात पलीहा के अंदर। अब बात करते हैं अपन आगे रक्त के बारे में। अब अपन बात करेंगे रक्त के प्रकार के, टाइप ऑफ ब्लड। ब्लड कितने प्रकार का होता है? तो सामान्य अवस्था में ब्लड दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा ये देखते हैं। पहला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में अपन जानते हैं, PLASMA प्लाज्मा, इसको हिंदी में भी प्लाज्मा बोला जाता है। उसके बाद में है रक्ताणु। रक्ताणु बोल सकते हैं या फिर रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं दो प्रकार का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्लाज्मा। जैसे रक्त होता है 100% रक्त है, उसमें से ये कितने प्रतिशत होगा? 55%। अगर 100 का 55% निकाल लिया जाए तो ये पीछे कितना बचेगा? 45%। अर्थात रक्त का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और रक्ताणु कितने प्रतिशत होता है? 45%। तो अपन पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। इस 55% प्लाज्मा में भी लगभग 90% क्या होता है? जल होता है। बाकी 8% क्या होता है? लगभग प्रोटीन। और उसके बाद बचे हुए 2% में आपके अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें आ जाती है, लवण आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। अब देखिए 90% तो क्या होगा? इस प्लाज्मा का पूरा जल होगा। बाकी बचा हुआ 8% क्या होगा? विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होंगे। ये प्रोटीन हमारे शरीर में रक्त का धक्का बनाने का प्रमुख कार्य करते हैं। उसके बाद 2% गैसें होगी। गैसें कौन कौन सी होगी रक्त के अंदर? O2 व CO2। अब देखिएगा, जिस रक्त के अंदर O2 गैस होगी वो रक्त शुद्ध कहलाएगा, अर्थात शुद्ध रक्त। और जिस रक्त में CO2 गैस मिल जाएगी वो रक्त कैसा हो जाएगा? अशुद्ध। अर्थात हमें पता है CO2 क्या करती है? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है, तो ये शुद्ध हो ही नहीं सकती। तो इसका क्या कहेंगे अपन? CO2 को क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त वाला गैस। फिर लवण। लवण के अंदर कौन कौन से होंगे आपके? पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या रहेंगे? इस प्लाज्मा के अंदर उपस्थित रहेंगे। फिर बात करते हैं रक्ताणु की। रक्ताणु कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। एक तो RBC, WBC और एक प्लेटलेट्स, अर्थात प्लेटलेट्स होगी या फिर इसको कह सकते हैं हिंदी के अंदर बिंबाणु। जैसे अणुओं की बौछार कराते हैं वैसे क्या होगा? बिंबाणु।
अब देखिएगा वापस देख लेते हैं, प्लाज्मा रक्त कितने प्रतिशत होता है, 55%। रक्ताणु कितना होगा 45, 100 में से 55 निकालो तो कितने बचेंगे 45%। इस प्लाज्मा का 90% क्या है, जल है, 8% क्या है, प्रोटीन है, 2% क्या है आपके विभिन्न प्रकार की गैसें और लवण है। लवण कौन कौन से, पोटेशियम और सोडियम। गैसें कौन सी, O2 है, CO2। जिस रक्त में केवल O2 हो वो रक्त क्या कहलाएगा, शुद्ध, और जिसमें CO2 भी हो वो क्या कहलाएगा, अशुद्ध रक्त। इसके बाद देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, पीले रंग का पदार्थ होता है। गाढ़ा चिपचिपा पीले रंग का क्या होता है, पदार्थ होता है। ये हमारे शरीर को क्या करता है, रक्त को पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है। अर्थात एक प्रकार से ये फैक्ट्री हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ को क्या करती है, सप्लाई करने का कार्य करती है। अब अपन बात करेंगे रक्ताणु के पार्ट फर्स्ट की, RBC के बारे में। अब अपन बात करते हैं RBC की। RBC सबसे पहले RBC का फुल फॉर्म क्या होती है, लाल रक्त कणिकाएं, या फिर इसको कोशिकाएं भी कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं। अब देखिएगा RBC फुल फॉर्म होगी। अब RBC का जीवन काल, RBC कितने दिन तक जीवित रहती है उसके बारे में। RBC का जीवन काल, जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है लगभग। उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और RBC का कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, RBC का कब्रिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। RBC का कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, किसे कहेंगे, जल्दी बताइए किसे कहेंगे, स्प्लीन को, स्प्लीन यानी कि पलीहा को RBC का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, RBC का कब्रिस्तान स्प्लीन यानी पलीहा को कहा जाता है। RBC 120 दिन तक जीवित रहने के बाद कहाँ जाकर समाप्त होती है, स्प्लीन या पलीहा में जाकर समाप्त हो जाती है, और उसके बाद नई RBC का निर्माण होता है। फिर है RBC के बारे में आगे जा अगर करें तो RBC का रंग क्या होता है, लाल। ये लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि RBC के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। RBC के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल। काफी बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया कि RBC का रंग लाल क्यों होता है, तो किसकी वजह से होगा, हीमोग्लोबिन की वजह से। RBC का रंग लाल होता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब देखिए इसके आगे RBC का बायोलॉजिकल नाम, बायोलॉजिकल नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि RBC का बायोलॉजिकल नाम क्या होगा। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना आपको। RBC का बायोलॉजिकल नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। आपको यहाँ बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, तो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको फुल कोर्स कराया जाएगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के बारे में। साथ ही वो कोर्स जो कि आपके NCERT के अंडर आता है वो का वो पूरा करवाया जाएगा। चैनल का नाम है साइंस मैथ्स बाय जयपाल सर, अर्थात मैथ्स भी आपको करवाई जाएगी। अब देखते हैं RBC के बारे में आगे की जानकारी। तो देखिएगा अब है RBC की संख्याएं, पुरुष के अंदर कितनी होती है, महिलाओं के अंदर कितनी होती है, RBC की संख्या। पुरुषों में कितनी होती है, अर्थात मेल के अंदर इनकी संख्या कितनी होगी, लगभग 5 मिलियन, 5 मिलियन प्रति mm³ ब्लड, प्रति mm³ ब्लड। पुरुषों के अंदर कितनी होगी, 5 मिलियन यानी 50 लाख, 50 लाख प्रति mm³ ब्लड। और महिलाओं के अंदर क्या होगी, फीमेल की बात करें तो क्या होगी, 4.5 मिलियन प्रति mm³ ब्लड। अर्थात RBC की संख्या पुरुषों में तो 5 मिलियन और फीमेल में 4.5 मिलियन। अब बात करें इसके उद्गम स्थल की, RBC का उद्गम स्थल, अर्थात ये कहाँ उत्पन्न होती है। अब इसका उद्गम स्थल भी 2 तरीके से होता है, पहला तो आपके बेबी के रूप में, फिर होता है दूसरा एडल्ट के रूप में।
अर्थात जब बेबी रहता है, शिशु रहता है, तो उस आरबीसी का निर्माण अलग जगह पे होता है, जब एडल्ट होता है तो उसका निर्माण अलग जगह पे होता है। बेबी होता है तब कहाँ होता है? लीवर के अंदर, और एडल्ट रहता है तब कहाँ होगा? रेड बोन मेरो के अंदर, अर्थात लाल अस्थि मज्जा के अंदर। और जब बेबी रहेगा तो कहाँ होगा? लीवर अर्थात यकृत के अंदर। यकृत पे क्यों होता है? क्योंकि जब बेबी रहता है तो आपको पहले बताया कि रेड अस्थि मज्जा यानी लाल अस्थि मज्जा का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का उद्गम स्थल जब छोटा बच्चा रहता है तो कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है। अब देखिए आगे इसके बारे में, आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी में अब केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता? और पाया जाएगा तो क्यों, और नहीं पाया जाएगा तो क्यों? इसमें एकेंद्रक, एकेंद्रक से आप कह सकते हैं केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी की संरचना की बात करें, जैसे ये संरचना होगी आरबीसी की, इसके अंदर छोटे छोटे हीमोग्लोबिन के कण पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन के कण पाए जाते हैं तभी तो इसका निर्माण, इसका रंग कैसा होता है? लाल। और अगर इसमें केंद्रक पाया जाएगा, अगर मान लिया कि ये इसमें केंद्रक है, अगर ये केंद्रक हो गया तो ये इसको अलग अलग भागों में बांट देगा, अलग अलग भागों में बांट देगा तो इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं रह पाएगा। अगर हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं रह पाएगा तो इसका रंग कैसा? लाल नहीं हो पाएगा। और अगर रंग लाल नहीं हुआ तो उसे हम आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं नहीं कह सकते। इसलिए इसके में क्या? केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर केंद्रक पाया गया तो हीमोग्लोबिन अनुपस्थित हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका रंग लाल नहीं रह पाएगा। अब बात करते हैं आरबीसी के बारे में आगे। अब देखिए मैंने कहा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन एक ऐसी आरबीसी पाई जाती है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, वो कहलाती है अपवाद। अब यहाँ पे अपवाद के बारे में ज्यादा सवाल आते हैं, तो अपवाद कौन सी होगी? ऊंट की आरबीसी। ऊंट के अंदर एक आरबीसी पाई जाती है जिसमें क्या पाया जाएगा? केंद्रक। अर्थात सवाल बन सकता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें आरबीसी के अंदर क्या पाया जाएगा? केंद्रक। तो वो कौन सा होगा? ऊंट। उसके बाद अपन ने बात करी आरबीसी का कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, पलिया को कहते हैं। आरबीसी का रंग लाल और किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है कि जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे खून की जांच होती है, तो आप देखिएगा जिसकी भी खून की जांच होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन के बारे में जांच की जाती है कि हीमोग्लोबिन कितना है व्यक्ति के शरीर के अंदर। उस हीमोग्लोबिन के आधार पर उसके शरीर के अंदर उपस्थित रक्त के बारे में पता कर लिया जाता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुष, महिला और नवजात शिशु में अलग अलग होगी। तो जानिए, देखते हैं कितने होगी। पुरुष, महिला और नवजात। पुरुष के अंदर कितनी होगी? 15 मिलीग्राम प्रति ml। 15 मिलीग्राम प्रति 100 ml है, 15 mg प्रति 100 ml। अब देखिए महिला के अंदर कितनी होगी? 12 से 15 mg मिलीग्राम प्रति 100 ml। यानी 100 ml के अंदर अगर 12 से 15 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन है तब उस महिला में रक्त की मात्रा सही है। अगर इससे कम होगी तो उसमें अपन कह सकते हैं कि इनको खून की कमी आ गई है। नवजात के अंदर सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है, कम से कम 23 से 25 मिलीग्राम प्रति 100 ml। तो देखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं कहना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हम बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अपन बात करते हैं WBC के बारे में। अब है WBC। WBC का सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? व्हाइट ब्लड सेल्स, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं। अब इसमें श्वेत ही क्यों है? अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए इसका रंग श्वेत क्यों है। इसमें देखिए कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। मैंने बताया था कि जो आकार होता है अगर केंद्रक पाया गया तो उसमें हीमोग्लोबिन क्या होगा? अनुपस्थित। हीमोग्लोबिन अनुपस्थित, हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं हो पाएगा। और अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो उसका रंग क्या रहेगा? लाल ना होकर के क्या रहेगा? श्वेत रहेगा।
और इसमें केंद्रक पाए जाने की वजह से इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, नहीं होने के कारण इसका रंग क्या होगा, व्हाइट अर्थात श्वेत होगा। अब इसका जीवन काल, जीवन काल कितना होगा, 3 से 4 दिन, अर्थात प्रत्येक 3 से 4 दिन बाद में WBC नष्ट होती जाती है और नई का निर्माण होता जाता है। अब इसके नई का निर्माण कहाँ से होगा, अर्थात इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल कौन सा होगा, इसका उद्गम स्थल वही होगा जो RBC का होता है, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। अर्थात इसकी बात करें रेड बोन मेरो, अर्थात रेड बोन मेरो के अंदर क्या होगा, WBC का उद्गम स्थल होगा। फिर बात करते हैं WBC की संख्या के बारे में। इसकी संख्या होती है 7000 से 11000 प्रति mm³ ब्लड, प्रति mm³ ब्लड। mm³ का मतलब प्रति मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर अगर इसकी संख्या कितनी हो, 7000 से 11000। अब देखिएगा अगर 7000 से कम हो गई तो कौन सा रोग होगा, 7000 से कम होती है तो एड्स हो सकता है व्यक्ति के अंदर, अर्थात WBC की संख्या 7000 से कम होने पर व्यक्ति में क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। 11000 से अधिक होने पर कौन सा रोग हो सकता है, 11000 से ज्यादा होने पर उसको ब्लड कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। तो 11000 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 7000 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अपने व्यक्ति के अंदर जो अभी के समय कोरोना चल रहा है वो किसकी वजह से, WBC की वजह से शरीर के अंदर प्रवेश करता है, अर्थात हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होना, किसकी वजह से, WBC की वजह से। WBC का प्रमुख कार्य है शरीर की रोगों से सुरक्षा करना। अगर ये सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो बाहरी रोगाणु पदार्थ हमारे शरीर में आएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे, अर्थात इसको सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, सैनिक कणिकाएं, अर्थात सोल्जर सेल्स। सोल्जर सेल्स किसे कहा जाता है, किसे कहेंगे, WBC को। किसको कहेंगे, WBC को। इसका कार्य रहेगा हमारे शरीर को बाहरी, जो बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं, कोरोना हो गया, HIV का हो गया, जो भी बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं उनको नष्ट करेगी कौन, अपनी WBC। उसको बिल्कुल क्या कर देगी, समाप्त कर देगी, अर्थात हमारे शरीर को सुरक्षित रखेगी, अर्थात सैनिक की तरह कार्य करेगी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सैनिक कणिकाएं कहा जाता है। अब इसके बारे में आगे बात करें, WBC और RBC का अनुपात, रेशियो कितना होता है। देखिएगा RBC रेशियो WBC, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। RBC WBC का रेशियो कितना होता है। व्यक्ति के शरीर के अंदर अगर 600 RBC उपस्थित है तो साथ में क्या रहेगी, 1 WBC, अर्थात 600 अनुपात 1 का रेशियो रहता है किसके बीच में, RBC और WBC के बीच में। तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। RBC WBC का रेशियो और सोल्जर सेल्स किसे कहते हैं, दोनों के दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसके बारे में बात करें अपन, उद्गम स्थल हो गया आपके, प्रतिरक्षा तंत्र हो गया, अर्थात इसको प्रतिरक्षा प्रणाली के विभिन्न कणिकाएं भी कहा जाता है। सोल्जर हो गई तो प्रतिरक्षा, हमारे शरीर को रोगाणु से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करना। अब है WBC कितने प्रकार की होती है, WBC भी 2 प्रकार की होती है, एक तो कणिकाणु और एक अकणिकाणु। कणिकाणु की बात करें तो अलग अलग होगी और अकणिकाणु की बात करें तो अलग अलग होगी। कणिकाणु और अकणिकाणु के अंदर आता है आपके, जैसे कि बात करें न्यूट्रोसिल, इम्यूनोसिल, बेसोसिल, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मारक कोशिका, ये सब किसके अंदर आती है, WBC के विभिन्न प्रकार के बारे में। इनका प्रमुख कार्य वही होता है शरीर को रोगों से सुरक्षा करना, अर्थात बाहरी आतंकवादियों से रक्षा करना, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सैनिक कणिकाएं। ये हो गया आपके WBC। अनुपात आपको बता ही दिया। अब बात करेंगे अपन प्लेटलेट्स के बारे में, अर्थात बिंबाणुओं के बारे में। सबसे पहला आता है बिंबाणु का बायोलॉजिकल नाम। बायोलॉजिकल नाम अर्थात बायोलॉजी के अंदर इनको क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट अर्थात प्लेटलेट्स को बायोलॉजिकल नाम क्या कहा गया है, थ्रोम्बोसाइट। फिर आता है इसका जीवन काल। जीवन काल रहेगा आपके 7 से 15 दिन, अर्थात ये 7 से लेकर के 15 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी संख्या, कितनी संख्या होती है इसकी, इसकी संख्या होती है 1.5 लाख से
3.5 लाख प्रति mm³ ब्लड, अर्थात प्रति mm³ ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होगी? 1.5 लाख से 3.5 लाख, अर्थात 3.5 लाख इनकी संख्या उपस्थित होती है। फिर है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से सबसे ज्यादा कौन होती है, सबसे कम कौन होती है? तो सबसे ज्यादा कौन होगी? आरबीसी। फिर कौन सी होगी? प्लेटलेट्स। फिर कौन सी होगी? डब्ल्यूबीसी। अर्थात सबसे ज्यादा आरबीसी है, फिर प्लेटलेट्स है, फिर डब्ल्यूबीसी है। फिर है प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य, अर्थात प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य क्या होगा? प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य देखिएगा क्या होता है। प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। अर्थात देखिएगा रक्त का थक्का बनाने से मतलब है जैसे कि मेरे शरीर के अगर कट लग गया, यहाँ पे मैंने लग गया, कट लग गया, हाथ से खून बहने लग गया, अब वो रुकेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा? हमारे शरीर से पूरा का पूरा खून क्या आ जाएगा? बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन प्लेटलेट्स क्या काम करता है? रक्त को थक्का बना देता है, अर्थात जमा देता है, रक्त को बहने से क्या करेगा? रोकने का कार्य करता है। अर्थात रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करेगा? प्लेटलेट्स। उसके अलावा देखिएगा विटामिन भी एक प्रकार का विटामिन होता है जो क्या करता है? हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन होगा? जल्दी बताइए कौन सा। अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है। अब देखिएगा ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब देखिएगा एक बार रिवीजन करते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने देखा था ब्लड किसे कहते हैं, ब्लड के बारे में बताया, परिभाषा देखिएगा उसकी। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4, अर्थात ये क्या है? क्षारीय है। उसके बाद देखते हैं ब्लड के अलग अलग प्रकार। प्लाज्मा कितने प्रतिशत है? 55%। और आपके ये रक्त कणिकाएं कितने प्रतिशत है? 45%। प्लाज्मा 90% क्या है? जल है। प्लाज्मा क्या है? गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है। और कणिकाओं के अंदर बात करी थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। अब देखिएगा प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक है या नहीं है? केंद्रक नहीं है, केंद्रक अनुपस्थित। अब आपको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। केंद्रक किसमें है किसमें नहीं है याद कैसे रखना? आपको तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ उत्तर देना है, बोर्ड क्या सॉरी कंपटीशन एग्जाम में तो क्या देना? सीधा उत्तर देना है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखिए यहाँ बीच में कौन है? डब्ल्यूबीसी है। और केंद्रक भी हमेशा कहाँ होता है? समझे? कुछ समझ में आया? केंद्रक कहाँ होता है? हमेशा बीच में होता है। और ये डब्ल्यूबीसी भी क्या है? बीच में, अर्थात इसमें केंद्रक होगा और इन दोनों में नहीं होगा। है ना? बहुत ही सिंपल सा। आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसी बीच में स्थित होती है इसलिए इसमें केंद्रक होगा और इन दोनों में केंद्रक नहीं होगा। अंतर की बात करें, जीवन काल याद रखना है, उद्गम स्थल याद रखने हैं, केंद्रक होगा या नहीं होगा वो याद रखना है, कार्य याद रखने। आरबीसी का हो गया हमारे गैसों का परिवहन करना, डब्ल्यूबीसी का हो गया रोगों से रक्षा करना, प्लेटलेट्स का हो गया रक्त का थक्का बनाना। अब बात करते हैं अपन रक्त के विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में। रक्त के प्रमुख कार्य साथ साथ में देख लेते हैं। रक्त का पहला कार्य क्या होगा? रक्त का पहला कार्य, रक्त के प्रमुख कार्य, रक्त का पहला कार्य होगा शरीर का ताप नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। अर्थात हमारे शरीर का जो टेम्परेचर उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। दूसरा है शरीर के पीएच मान को नियंत्रित करना। हमारे शरीर का जो पीएच मान है उसको क्या करना? नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। उसके अलावा बात करें गैसों का परिवहन करना, अर्थात ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को तो क्या करेगा? ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के सेल तक ले जाएगा और सेल से CO2 जो हमारे शरीर में किसी काम की नहीं है और अपशिष्ट पदार्थ उनको क्या करेगा? बाहर लाएगा और बाहर शरीर से बाहर पहुंचाने का कार्य करेगा। तो ये कुछ है रक्त से संबंधित अपने विभिन्न प्रकार के टॉपिक। अब अगले वीडियो में अपन बात करेंगे रक्त संबंध के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, मेरा तरीका पसंद आया है, मेरी शक्ल पसंद आई है, चाहे आए ना आए कुछ भी आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए और भी इससे भी सरल तरीके से लेकर क्वेश्चन टॉपिक विभिन्न प्रकार के लेकर आते रहेंगे। आपको इस चैनल पर साइंस और मैथ्स का पूरा सिलेबस मिलेगा। हर एक टॉपिक बिल्कुल सरल तरीके से, जिस तरीके से आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने यहाँ पर 30 मिनट हमें दिए हैं
तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इस ब्लेड में से आपके एक भी सवाल मिस नहीं होगा, इतना मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर मुझे अपने ऊपर विश्वास है तो मुझे आप पर भी विश्वास है, और आपको कि आप पे विश्वास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।